जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मिशन लूसेंट टेलीग्राम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए जो टेस्ट लॉन्च किए गए हैं उसका टेस्ट नंबर 14 के सभी 100 प्रश्न को देखेंगे। सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक आप वीडियो में बने रहेंगे और कोशिश कीजिए हमारे आंसर करने से पहले आप आंसर करें और कमेंट बॉक्स में लास्ट में कुल स्कोर अपना बताएं कि आप 100 में कितना स्कोर कर पा रहे हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, आरिफ मोहम्मद खां किस राज्य के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? तो ये बिहार के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, याद रख लीजिएगा। वहीं मध्य प्रदेश की राज्यपाल की बात करें तो श्री मंगू भाई छगन भाई इसके राज्यपाल हो जाएंगे। वहीं राजस्थान की राज्यपाल की बात करें तो इसके राज्यपाल हो जाएंगे हरि भाऊ किशन राव बांगरे। हरि भाऊ किशन राव बांगरे, इसको याद रख लीजिएगा। इसके अलावा गुजरात की राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत हो जाएंगे, इसको याद रखिएगा। आगे है अगला प्रश्न, 1 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र के सीमा कोरेगांव में कौन सौवां शौर्य दिवस मनाया गया? तो यहाँ पर 207वां शौर्य दिवस मनाया गया है, याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा डिक्लीपटेरा पॉलीमोर्फा क्या है? डिक्लीपटेरा पॉलीमोर्फा क्या है? तो यह पुष्प की एक प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में चर्चा में रहा जीसैट N2 संचार उपग्रह को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किए गए हैं, आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएंगे। आगे है गलत युग्म की पहचान करें। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 सही है। डीडी किसान चैनल 26 मई 2015, बहुत बढ़िया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2015, ये जो है ना 2015 की जगह पर इसको 16 कर लीजिए, 1 मई 2016 को हुए थे, तो सी गलत हो गया। आगे है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 7 के प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव नाम है मसाली का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध गुजरात राज्य से है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएंगे। हाल ही में चर्चा में रहा डार्क टूरिज्म शब्द किस देश में काफ़ी अधिक लोकप्रिय हुआ? तो यूक्रेन में। यूक्रेन की राजधानी पूछे तो क्या हो जाएंगे? कीव। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये भी याद रखिएगा, नीपर नदी के किनारे है। आगे है 2023 में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो COP28 की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात किए थे। अब आपको याद रखना है COP29 की मेजबानी कौन किया है? तो बाकू अजरबैजान किए हैं। इसी तरह COP30 ये कहाँ होने वाला है? ये हो गया है ये बेलेम में। कहाँ पर? बेलेम में। और कहाँ पर पड़ता है? तो बेलेम ब्राज़ील में, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। इसके अलावा एक और पूछता है COP16 ये कहाँ हुआ है? तो COP16 जो है कोलंबिया में हुआ है। ये कहाँ पर हुए हैं फ्रेंड? कोलंबिया में, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। और COP का फुल फॉर्म पूछेगा तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 10 के प्रश्न को देखते हैं। भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम क्या है? तो इसका नाम खुद मानव ही रखा गया है। आगे है हाल ही में चर्चा में रहा उपन्यास ऑर्बिटल की लेखिका कौन थी? ऑर्बिटल की लेखिका समंथा हर्वेथ हैं, इसको याद रख लीजिएगा। आगे प्रश्न संख्या 12 के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 12 में है निम्नलिखित में से प्रमुख नदी एवं उनके गिरने का स्थान गलत युग्म की पहचान कीजिए। देखिए अमेजन जो है अटलांटिक महासागर में गिरती है, सही है। हुआंगहो मैक्सिको की खाड़ी, ये गलत है, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी की जगह हुआंगहो जो है ये पीली सागर में आंसर करिएगा, ठीक है, पीली सागर में।
आगे है कांगो नदी, ये अटलांटिक महासागर, और गंगा बंगाल की खाड़ी। तो सही क्या क्या था, ए, सी और डी सही थे, ऑप्शन नंबर बी गलत थे, आंसर हो जाएंगे। आगे है किस अनुच्छेद के तहत राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं कर सकता है। तो 18 में उपाधियों का अंत है, और अस्पृश्यता का अंत ये 16 में है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 14 के प्रश्न को देखते हैं, मिलान करना है। जैसे निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, तो इसका हो जाएगा निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, ये अनुच्छेद 39 में हो जाएंगे। ग्राम पंचायत का गठन, ये 40 में हो जाएंगे। कुटीर उद्योग, ये 43 में हो जाएंगे, कुटीर उद्योग। उसके बाद एक समान नागरिक संहिता, ये 44 में हो जाएगा। 1 का 4, फिर 2 का 2, 3 का 3, मतलब 1 का 4, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 1, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 में है, कथन सही कौन सा है, ठीक है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, बिल्कुल सही है। अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्ता के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, यह भी बिल्कुल सही है। आगे है राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है, ये भी सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों सही थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न निम्नलिखित कथन पर विचार करें और लास्ट में है कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए पहला है साधारण नील हरित शैवाल, एस्पायरोगैरा और यूलोथ्रिक्स अलवणीय जलाशय तथा महासागर दोनों में ही पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। गिरगिट एक आंख से पीछे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंख से आगे की ओर देख सकता है, दोनों कथन सही है, सी हो जाएगा आंसर। आगे है निम्नलिखित नदियों पर विचार करें, और पूछा है यहाँ पे उपर्युक्त में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। तो देखिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ यहाँ पे संकोश, अमोचू और जिया भोरेली हो जाएंगे, लेकिन सुवर्ण रेखा ये नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएंगे, जिसमें भी है आंसर वो आंसर कर दीजिएगा। देख लेते हैं 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। आगे है मिलान करने के लिए है भारत के उपराष्ट्रपति, ये आर्टिकल 63 में है। उपराष्ट्रपति का शपथ, ये 69 में है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामला, ये हो जाएंगे 71 में, चुनाव संबंधित मामला 71 में। और उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन, ये हो जाएंगे 70 में। तो क्या हो जाएगा 1 का 1, 2 का 2, 3 का 4, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, किसका मिलान गलत है, ठीक है। पहला है अफगानिस्तान 16, ये मतलब संसद की बात कर रही है। भूटान का तसोंगडू, ये भी सही है। ईरान का मजलिस, ये भी सही है। जर्मनी का रिस्क डॉग, ये गलत है। रिस्क डॉग किसका होगा, ये याद रख लेना है। रिस्क डॉग जो है स्वीडन का संसद होंगे, और जर्मनी का संसद क्या हो जाएगा, तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। इसका संसद बुंडस्टैग होता है, बुंडस्टैग होते हैं, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किसका मिलान सही है, ठीक है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो, सही है। जोते हुए खेत कालीबंगा। सबसे बड़ी ईंट लोथल, लोथल नहीं होगा। सबसे बड़ी ईंट जो है फ्रेंड, ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, तो धौलावीरा से, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और धौलावीरा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया है, 2021 में, ये भी याद रख लीजिएगा। आगे है उर्वरता की देवी हड़प्पा में, ठीक है। तो सही कौन कौन था, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 21 में प्रमुख बांध है और राज्य है। जैसे चेरुथोनी बांध, चेरुथोनी बांध ये कहाँ पर है, तो ये केरल में है, ठीक है। आगे है इंदिरा सागर बांध, ये मध्य प्रदेश में है। कृष्ण सागर बांध, ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है। मैटूर बांध, ये तमिलनाडु में है। तो क्या आ जाएगा 1 का 4, 2 का 1, ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून निवर्तन कहते हैं, सही है। लौटती हुई मानसूनी पवनें अरब सागर से जलवायु ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है। देखिए लौटती हुई मानसून अरब सागर से जलवायु ग्रहण नहीं करते, मतलब जलवाष्प ग्रहण नहीं करते। ये ग्रहण कहाँ से करती है, तो बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की
खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु तट पर वर्षा कराती है। तो सही सिर्फ और सिर्फ एक था, दो जो है गलत है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही थे। आगे है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। आर्द्र जलवायु दशाएं कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक अनुकूल है, सही है। कपास की खेती के लिए काली मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है, सही है। एक और दो दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को लगता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं लगता है, ठीक है, पहला गलत है। हालांकि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगते हैं लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं लगते, ये याद रखिएगा। आगे है सही पूछा है, ठीक है। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। तो ये देखिए, ये भी जो है ना, ये गलत बोल रहे हैं, ठीक है। चंद्र ग्रहण के दिन जो है चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच नहीं आता है। जब चंद्र ग्रहण लगेगा, ठीक है, चंद्र ग्रहण जब लगेगा तो सबसे ऊपर क्या होगा? देखिए सूर्य होगा, फिर सबसे नीचे क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्रमा, और बीच में पृथ्वी आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? चंद्र ग्रहण। मूल लिख देते हैं। चंद्र ग्रहण में क्या होगा? सबसे ऊपर सूर्य है, बीच में पृथ्वी हो गया और चंद्रमा नीचे आ गया। और वहीं यदि सूर्य ग्रहण लगता है, यहाँ स्व लिख देते हैं, इसमें भी ऊपर में सूर्य ही रहेंगे, ठीक है, सूर्य ग्रहण, और इसमें नीचे में धरती आ जाएगा, मतलब पृथ्वी, और बीच में आ जाएगा चंद्रमा। इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा हम सही कर लेते हैं। पहला तो गलत हो गया था, दूसरा भी गलत है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। और दक्षिणी अयनांत के दौरान सूर्य की अवस्थिति भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है, यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सत्य है। आगे है निम्नलिखित धरातलीय पवनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इस पर विचार करना है। यहाँ पे डोलड्रम है, व्यापारिक पवन है, पश्चिमी पवन है, ध्रुवीय पवन है। देखिए पूछा क्या गया है, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर इन पवन का आदर्शीकृत भूमंडलीय प्रतिशत है। देखिए वो सही सही ही लिखा हुआ था। एक में लिखा हुआ था डोलड्रम, दो में लिखा हुआ था व्यापारिक पवन, तीन में लिखा हुआ था पश्चिमी पवन, चार में लिखा हुआ था ध्रुवीय पवन। ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएंगे। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ है? तो ये 1995 में हुए हैं। और पिछला सेट में हम लोग पढ़े थे कि पल्स पोलियो कार्यक्रम जो है, यानी पल्स पोलियो प्रतिरक्षा कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये भी 1955 में ही हुआ था, ये भी याद रखिएगा। लाल सागर एवं अरब सागर को कौन सी जलसंधि आपस में जोड़ती है? तो बाब अल मंदेब जलसंधि इसको आपस में जोड़ते हैं, याद रख लीजिएगा। टंगानका झील किन देश के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो ये तंजानिया, जाम्बिया और जायरे के साथ करेंगे, लेकिन सूडान के साथ ये नहीं करेंगे। आगे है कौन सा कथन सही है? नर्मदा नदी विंध्यन पर्वत के उत्तर से होकर के बहती है, ये गलत है फ्रेंड। नर्मदा नदी जो है ये विंध्यन, एक तो विंध्यन याद रखिएगा, विंध्यन प्लस सतपुरा याद रखिएगा, ठीक है। सतपुरा के बीच से ये नदी बहती है, ठीक है, ना कि विंध्यन के उत्तर से। नर्मदा कहाँ से बह रही है? विंध्यन और सतपुरा के बीच से। अगला पॉइंट, एक तो गलत हो गया, दूसरा है दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्यतः वृक्षाकार अपवाह तंत्र बनाती है, दो सही है। तो केवल दो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। आगे है अपर्दन खाद्य श्रृंखला के आधार में जीव होते हैं। तो अपर्दन खाद्य श्रृंखला के आधार में जीव अपघटक होते हैं। आगे है हेलिना है एक। तो टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल, मतलब टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल है ये। आगे है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, चलिए इस पर विचार करना है। पहला है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, परंतु मिलने वाले वेतन असमान है। समान अधिकार जो है ना, ये प्राप्त नहीं होते, पहला गलत है। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है, ये सही है। आगे है मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारण के अतिरिक्त किसी कारण से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है, यानी कि ये भी जो है ना सही है, 3 नंबर भी सही है। और चौथा ऑप्शन है 2, 3 सही था। चौथा है किसी चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने
के दिन तक जो पहले होता है। ये देखिए फ्रेंड गलत है, ठीक है। यहाँ पर चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होगा फ्रेंड, यहाँ पर 6 वर्ष हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 5 के जगह पे 6 वर्ष या 62 वर्ष चुनाव आयुक्त। और वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो ये हो जाएंगे 6 या 65 वर्ष। तो मुख्य में 6 या 65 और अन्य चुनाव आयुक्त या सिर्फ चुनाव आयुक्त की चर्चा है तो इसमें 6 या 62, ठीक है। तो 2 और 3 सही था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। आगे है लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है, तो ये वॉल्टेयर की रचना है। लिटिल कॉर्पोरल के नाम से किसे जाना जाता है, तो नेपोलियन को जाना जाता है, इसको याद रख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, पहला है इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक दशा में इसमें प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकते हैं, सही है। आगे है महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को होता है, तीनों सही है। तो 1, 2 और 3 सही है, ठीक है। चलिए आंसर हम लोग कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी। आगे है भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। चलिए असत्य कथन का चयन करते हैं। पहला है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, सही है। यहाँ पे प्रांत का द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। आगे है 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। ये 1935 का अधिनियम के तहत थी। नेक्स्ट है मताधिकार का विस्तार कर लगभग 50% जनसंख्या को मत अधिकार प्राप्त हुआ था, ये गलत है, ठीक है। आगे है भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था, 1, 2 और 4 सही है लेकिन असत्य था, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीविका खेती का उदाहरण है, तो ये स्थानांतरी जुताई जो है ये जीविका खेती का उदाहरण है, इसको याद रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 38 के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित मृदाओं को उनके क्षेत्रीय विस्तार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए क्षेत्रीय विस्तार आरोही मतलब छोटा से बड़ा की ओर बढ़ना है। तो सबसे कम लेटेराइट मिट्टी ये 1 नंबर हो गया, उसके बाद 2 में काली मिट्टी हो जाएगा, 3 में लाल मिट्टी हो जाएगा और सबसे अधिक जो है जलोढ़ मिट्टी हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर, पहले 2 फिर 4, 2 4 फिर 3, 2 4 3 तब 1, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। आगे है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की मुखिया की पुत्री थी। देखिए लिच्छवी की मुखिया की पुत्री थी, ये दिया हुआ है, तो मुखिया नहीं, यहाँ पे लिच्छवी के जो प्रमुख थे उसकी पुत्री थी, ठीक है। और महावीर के माता कौन थे, तो त्रिशला इसके माता थे। तो मुखिया के नहीं बल्कि ये प्रमुख के पुत्री थी, तो 1 नंबर क्या हो गया, गलत हो गया। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, ये बिल्कुल सही है। आगे है 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ठीक है। चलिए 40 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सैन्य पुष्यमित शुंग ने किया था, ठीक है। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ, इसका हत्या कौन कर दिया, पुष्यमित शुंग। और वहीं यदि पुष्यमित शुंग बोले यानी शुंग वंश की स्थापना किया था, तो शुंग वंश के अंतिम शासक यहाँ पर देवभूति दिया हुआ है, इसकी हत्या ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कनब ने किया था। और शुंग वंश के ऊपर कनब वंश की स्थापना इन्होंने कर दिया था, ठीक है। और जो कनब वंश के शासक अंतिम शासक जो थे उसको आंध्र ने पद वंचित कर दिया था, ठीक है। तो एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं अच्छे से। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित शुंग ने की, सही है। फिर अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कनब ने की और उसके राज सिंहासन को हथिया लिया, सही है। आंध्र ने कनब राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित कर दिया, तो 1, 2 और तीनों सही थे। आगे है किसका मिलान गलत है। देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई सही है, विश्व नर्स दिवस 12 मई सही है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई सही है, जैव विविधता दिवस 29 मई। 29 में ना 9 को ख़त्म कर दीजिए तो 2 मई हो जाएंगे, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है किसका मिलान गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यंग इंडिया, यहाँ ने गलत पूछा है तो गलत का चयन करेंगे। यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी हैं। इंडिया फॉर इंडियंस
चितरंजन दास हो जाएंगे, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, और इंडियन स्ट्रगल लाला लाजपत राय, ये गलत हो जाएंगे। तो इंडियन स्ट्रगल कौन हो जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 43 नंबर के फ्रेंड, यहाँ पर जैव विविधता दिवस जो है ना 2 मई नहीं, यहाँ पे 22 मई हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, 22 मई हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 43 नंबर में कुछ संस्थाएं हैं और संस्थापक, जैसे आत्मीय सभा, इसके राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। युवा बंगाल आंदोलन बीबीएन दरोजियो हो जाएंगे। साइंटिफिक सोसाइटी सैयद अहमद खां हो जाएंगे, और वेद समाज केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। तो 1 का 4, 2 का 3, ऑप्शन नंबर डी में ऐसा ऑप्शन दिख रहा है। आगे 44 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, हाफ नेल्सन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये कुश्ती से हैं। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? इसकी मृत्यु चौगान की कीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात हो गई थी। चौगान खेलते समय वो घोड़े से गिर गए थे, तत्पश्चात उसकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर था। आगे है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खां। तो आलम खां जो है, आगे बढ़ते हैं, ये इब्राहिम लोदी का संबंधी था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएंगे। 47 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है, प्रथम है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल बंगाली भाषा में किया। यहाँ पे देखिए बंगाली भाषा में नहीं होगा। ठीक है, ये किस भाषा में होंगे? तो संस्कृत भाषा में। ए नंबर गलत हो गया। आगे है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में 1 चैत सामान्यतः 22 मई को, और जब अधिवर्ष होगा तो वो 22 मार्च को, और जब अधिवर्ष होंगे तो वो 21 मार्च को पड़ता है। सही है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। यह भी सही है। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल बांग्ला में रचित जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। ये सही है, बिल्कुल सही है। तो ये जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम थे, इसकी रचना याद रखिएगा 1876 में किया गया था। ठीक है, 1876 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत आंसर था। 48 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेसी नेता द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथी ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? इसका आंसर इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। आगे है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग किया था? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड द डेक्कन एसोसिएशन इसका आंसर हो जाएंगे। 50 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को, डेट याद रखिएगा, इस दिन पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। आगे है, लोकसभा का कार्यकाल। क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल क्या होगा? तो इसमें लास्ट में पहले देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अच्छा, सिर्फ लोकसभा का कार्यकाल। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, ये गलत है। बढ़ाया जा सकता है ना, कब? तो आपातकाल के समय में। चलिए देखते हैं कैसे, कहाँ पर ये ऑप्शन है। आगे है, एक बार 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये गलत है। एक बार में उसे आपातकाल के समय 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है, आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 वर्ष में 1 बार बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही है। अगला प्रश्न, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो गुजरात काठियावाड़ तट बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र कोंकण तट सही है, जो कर्नाटक हो जाएंगे मालाबार तट, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा केरल पूछेंगे कोरोमंडल तट, केरल भी मालाबार तट में ही आ जाएंगे, और कोरोमंडल तट में क्या आ जाता है? तमिलनाडु। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं था।
चलिए 54 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। कुछ वैज्ञानिक है और उसके कार्य सिद्धांत है। तो हम लोग उल्टा करते हैं, ठीक है। अष्टक सिद्धांत कौन दिया था? तो अष्टक सिद्धांत कौन दिए थे? न्यूलैंड दिए थे। त्रिक नियम कौन दिए थे? दोबेरेनर दिए थे। आधुनिक आवर्त सारणी कौन दिए थे? हेनरी मोसले दिए थे। तत्वों का आवर्त सारणी का प्रारंभिक विकास कौन दिए थे? ये मेंडलीफ दिए थे। तो जो अष्टक नियम दिया गया था ये कब दिए गए थे? ये याद रख लीजिएगा, 1865 में। त्रिक नियम कब दिए गए थे? ये 1817 में। आधुनिक आवर्त सारणी कब दिए गए थे? 1913 में। और तत्वों का आवर्त सारणी का प्रारंभिक विकास ये कब दिए गए थे? तो 1869 में। याद रख लीजिएगा। 1 का 2, 2 का 1 किस में है भाई? 1 का 2, 2 का 1 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए 55 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्र में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाई पर नियंत्रण नहीं होता है? तो नागरिकों की शिकायत पर इसका आंसर हो जाएंगे। आगे है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही बोल रहा है। आगे है, आयोग का सलाह केंद्र सरकार के लिए सामान्यतः बाध्यकारी होता है, बिल्कुल गलत ये बोल रहा है, बाध्यकारी नहीं होता है। आयोग अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करता है, ये भी गलत है। तो सही कौन था? केवल एक सही थे। 57 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भारतीय कैलेंडर के अनुसार किस महीने भारत में बसंत ऋतु आता है? तो बसंत ऋतु कब आते हैं? चैत और बैसाख के माह में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया को कौन सा चैनल अलग करता है? तो ग्रेट चैनल अलग करते हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब 8 डिग्री चैनल की बात है तो ये किसको अलग करेंगे? यहाँ पर लिख देते हैं हम छोटा सा फॉर्म में, मालदीव प्लस मिनी क्वाय। मालदीव को ये मिनी क्वाय से अलग करते हैं। फिर 9 डिग्री मिनी क्वाय को लक्षद्वीप से अलग करते हैं, ठीक है। मिनी क्वाय को ये लक्षद्वीप से अलग करते हैं। और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैल का निर्माण हुआ है? तो क्रेटिशियस युग में हुआ है। आगे 60 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, पढ़ते हैं। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक करता है, बिल्कुल सही है, आरबीआई करते हैं। आगे है, बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने वाले अनिवासी भारत की शिकायत सुन सकता है, यह भी सही है, ठीक है। आगे है, बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्ष के लिए बाध्यकारी होता है, ये गलत है, ठीक है। लास्ट है, बैंकिंग लोकपाल द्वारा दी गई सेवाएं निःशुल्क होती है। ए, बी और डी सही है, गलत था, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएंगे। फिर कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है। तो पहला है, सूक्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। सूक्त पिटक का रचना कौन किया था? तो आनंद के द्वारा किए गए थे, आनंद के द्वारा किए गए थे, याद रखिएगा। 1 नंबर सही है। अगला पॉइंट को हम लोग देखते हैं। विनय पिटक की रचना उपाली ने किया है, यह भी बिल्कुल सही है। अभिधम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीत में की गई है, ये भी सही है, लेकिन किए कौन है? तो मेगलीपुत्तिस किए हैं, ठीक है। तो 1, 2 और 3 तीनों सही थे। आगे है, भारत के किस शासक ने रोमन सम्राट की भांति कैसर या सीजर की उपाधि धारण की थी? तो ये कनिष्क धारण किए थे, इसको याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 63 के प्रश्न को देखते हैं। कौन सा कथन सत्य है? तो बलबन ने चालीसा दल को समाप्त किया था, बिल्कुल सही है। बलबन ने राजत्व के सिद्धांत को अपनाया था, ये भी बिल्कुल सही है। बलबन ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों सही है। कौन सा कथन सत्य है? देखिए, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स, बहुत बढ़िया आंसर है, यह 1814 से 16 के बीच हुआ है। दूसरा है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट, और ये 1824 से 26 के दौरान हुए थे। तृतीय है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड, ये जो है फ्रेंड 1839 से 42 के दौरान हुए हैं, ठीक है। तो तीनों ही सही है। चलिए आंसर करते हैं हम लोग। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा, हम यहाँ लिख देते हैं ना, इनमें से सभी सत्य है, ठीक है, सभी सत्य है, ऐसा कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 सेकंड में उपयुक्त विद्युत ऊर्जा क्या कहलाती है? डैश कहलाती है, तो शक्ति कहलाती है। अगला प्रश्न संख्या 66 के प्रश्न को देखते हैं। एक उत्तल लेंस एक वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो वस्तु की स्थिति इस समय 2f से परे होगी, मतलब दूर होगी। 67 नंबर, जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से और
डैश होकर गुजरती है तो वह उसी पथ का अनुसरण करेगी लेकिन विपरीत दिशा में। तो क्या हो जाएगा, फोकस समतल के लंबवत होकर जब ये गुजरेगी। ऑप्शन नंबर सी। क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है तो कम ताप को दर्शाता है। और क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो रॉकेट अनुसंधान में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 69 के प्रश्न को देखते हैं। पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु का प्रत्यास्थ गुणांक कितना होता है, 1 होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। आगे है, यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F, यदि दोनों पिंड के द्रव्यमान उसके बीच की दूरी को समान में रखते हुए आधा कर दिया जाए, दूरी को समान लेकिन द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। देखिए ये जो है F का चौथाई हो जाएगा। ठीक है, F का 1/4 इसको बोल सकते हैं। इसका एक सूत्र आता है F बराबर, हम F डैश लिख लेते हैं। F बराबर एक सूत्र आता है G इंटू M1 गुना M2 बाय R का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये जो G है गुरुत्वाकर्षण को ये क्या बोला है, F। ठीक है, तो हम गुरुत्वाकर्षण की जगह पर F लास्ट में बैठाएंगे। चलिए सोल्व करते हैं। G इंटू द्रव्यमान को आधा कर रहे हैं, M1/2 गुना M2/2, द्रव्यमान को आधा कर दिए, बटा R स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख लेंगे आगे लिख लेंगे F डैश बराबर G इंटू M1 गुना M2/4 बटा R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम G को क्या कर सकते हैं फ्रेंड, F लिख सकते हैं ना, F डैश बराबर, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण को क्या दर्शाया है, F। तो F डैश बराबर F गुने M1 इंटू M2/4। तो इसको देखिए ये F डैश क्या निकल गया हमारा, F का चौथाई निकल गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएंगे। आगे है 72 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए किन यौगिक की आवश्यकता होती है। तो बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की आवश्यकता होती है। इसका सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 73 के प्रश्न को देखते हैं। यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को डैश की खोज से गलत सिद्ध किया गया था, तो समस्थानिक की खोज से। आगे है, एक अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इससे डैश कहा जाता है। देखिए हाइड्रोजन ग्रहण कब करता है, जब अपचयन होगा ना, तो इस समय हाइड्रोजन क्या होगा, प्लस होगा, मतलब ग्रहण करेंगे, और वहीं O2 पीछेंगे, ऑक्सीजन का क्या होगा, तो माइनस, मतलब ह्रास होगा। ठीक है, अपचयन क्रिया में हाइड्रोजन का योग होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा, ह्रास होगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में E का एल्युमिनियम की जगह लेता है, तो गैलियम। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। 76 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अधातु धनायन बनाती है, ये गलत है ना, अधातु धनायन बनाती है, ये तो बिल्कुल ही गलत बोल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है अधातु ऋणायन बनाती है, अधातु ऋणायन बनाती है, ये सही बोल रहा है। फिर अधातु विद्युत का कुचालक होता है, बिल्कुल सही है। और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया पॉइंट है कि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, तो धातु क्या बनाएगा, धातु का जो ऑक्साइड होगा वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, तो गलत था ऑप्शन नंबर ए। आगे है, कोशिका झिल्ली डैश का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वह क्या करेगा, कोशिका में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थ को नियंत्रित करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएंगे। 78 नंबर का प्रश्न है, स्थलीय पर्यावरण में पादप को उत्तरजीविता उनमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण संभव होती है, तो संवहन ऊतक के कारण ये संभव हो पाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है, सबसे पहले तो अमीबा में कौन सा प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, और इसमें होता किस तरह का, तो बाइनरी विखंडन द्वारा। ठीक है, बाइनरी विखंडन द्वारा। और सबसे अधिक विविधता कौन सा प्रजनन लाएगा, तो याद रखिएगा लैंगिक प्रजनन लाता है सर्वाधिक विविधता। मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप डैश है, तो ये
पौधों में पूछा है तो सुक्रोज हो जाएगा, पौधों में पूछा है तो सुक्रोज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे है मटर के पौधे में प्रतान की वृद्धि किसके कारण होती है? तो प्रतान की वृद्धि प्रतान की उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण जो अवलंब से दूर होती है इसके वजह से होती है। मुख गुहिका मानव डैश तंत्र का एक हिस्सा है, तो पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। आगे है अनॉक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद। देखिए यहाँ पे अनॉक्सी मतलब बिना ऑक्सीजन का हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। और ये भी यहाँ पर सजीव निर्जीव क्लियर नहीं किया है, तो सजीव में मतलब जीव में जो होगा अनॉक्सी शोषण, उसका अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। और वहीं यदि आपसे पूछेंगे ऑक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद क्या होगा, तो CO2 और जल हो जाएंगे, ठीक है, याद रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 85 के प्रश्न को देखते हैं। रक्त को धमनी से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें केशिका कहा जाता है, जिसे कैपिलरीज भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे। दांतों पर जमी परतें बनी होती है, तो ये परत जो है बनी होती है भोजन के कण, थूक, मुख, अम्ल और बैक्टीरिया से, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाढ़ के पानी से जलमग्न नलियों के आर पार छोटे छोटे रोक बांध बनाना महत्वपूर्ण होता है, क्यों? ध्यान रखिएगा, ये बाढ़ के समय की बात है, ठीक है। तो सिंचाई के लिए पानी रोक रखते हैं। बाढ़ जब आएगी तो सिंचाई के लिए कहाँ से पानी हम लोग रोक पाएंगे? ऑलरेडी बहुत पानी होगा। आगे है पानी रोक सकते हैं और मृदा कटाव को नहीं होने देते हैं। बिल्कुल सही है, ये छोटा छोटा जो बांध बनाता है ये क्या करता है? पानी रोक देता है और मृदा कटाव को नहीं होने देता है। आगे है भूजल का पुनर्भरण हो जाता है, ये भी बिल्कुल बढ़िया है, भूजल का भी पुनर्भरण हो जाता है। पानी को अस्थायी तौर पर रोके रखते हैं, ये तो गलत है। तो 2 और 3 बिल्कुल सही है, 2 और 3 किस में है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। आगे अगला 88 नंबर का प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो ये दिसंबर 1997 में हुआ था। ये प्रभावी कब हुआ था? तो ये 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुए थे। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहेगा? तो मांसाहारी रहेंगे। सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीनतम नाम है? तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग इसका आंसर कर चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? तो ये संगीतकार के रूप में प्रसिद्ध हुई। 92 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो आवास ऋण का है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो ये नीति आयोग करते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। आगे निम्नलिखित में से लघु उद्योग की क्या समस्याएं हैं? तो इसमें पूंजी का अभाव होता है, विपणन जानकारी का अभाव होता है और कच्चे माल का भी अभाव होता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएंगे। 95 नंबर का प्रश्न है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का होता है? देखिए औद्योगिक उत्पादन पूछा मतलब द्वितीय सेक्टर, तो क्या हो जाएगा? विनिर्माण का हो जाएगा, ठीक है। आगे है बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो ये रूस के सहयोग से बनाए गए थे। भारत में व्यापक फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? 1985 में हुआ है। फ्लॉपी डिस्क पर डाटा डैश नामक रिंग में रिकॉर्ड किया जाता है, तो ट्रैक्स, ऑप्शन सी ट्रैक्स नामक रिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 99, बिहार में कहाँ की उत्पाद ऊनी कालीन और बनारसी साड़ियाँ हैं? कहाँ की उत्पाद? तो ये हो जाएंगे भभुआ की उत्पाद। भभुआ की उत्पाद क्या है? ऊनी कालीन और बनारसी साड़ी। आगे है बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है? तो बलथर मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण पश्चिम भाग में है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। तो फ्रेंड ये आज का आखिरी का 100 प्रश्न हम लोग कंप्लीट किए हैं। दोस्तों यदि सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक अवश्य कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, एक लाइक हमारा मनोबल को बढ़ाता है। यदि आप हमारे लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं कि वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट लाना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।